हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPSC 009 कनाडा राजनीति और समाज, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है कनाडा में सम्राट की कार्य व शक्तियाँ बताइए। तो कनाडा में सम्राट की कार्य व शक्तियों की जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं। चलिए शुरू करते हैं कनाडा में सम्राट की शक्तियों के बारे में। तो स्टूडेंट, संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। यानी कनाडा के अंदर जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है वो ग्रेट ब्रिटेन के परिणाम स्वरूप अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली मंत्रिपरिषद सरकार, उत्तरदायी सरकार तथा प्रधानमंत्री सरकार भी कहलाती है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद बैठती है और मंत्रिपरिषदों के निर्माण से ही संसद का निर्माण होता है। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए हम संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिपरिषद सरकार या उत्तरदायी सरकार या प्रधानमंत्री सरकार के नाम से भी पुकारते हैं। तो इस प्रकार की प्रमुख विशेषता कार्यपालिका विधायिका का एक अंग होना है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका में विश्वास केंद्रीय बिंदु इस सरकार में प्रधानमंत्री और इसकी मंत्रिपरिषद राज्य की नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण कनाडा के अंदर जो सम्राट है वो नाम मात्र का शासक बनकर रह गया है। अगर हम वास्तविक सैद्धांतिक रूप से अगर देखें कि जितनी भी कनाडा के अंदर जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का जो सैद्धांतिक शासक माना जाता है वो सम्राट माना जाता है, क्योंकि सम्राट ने ही कार्यपालिका को सारी शक्तियां दी गई है। लेकिन आज संवैधानिक राजतंत्र होने के नाते यानी संसदीय शासन व्यवस्था के कारण सम्राट की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री को प्राप्त हो गई है। इसलिए जितनी संपूर्ण कार्यपालिका की जो शक्तियां पहले सम्राट के पास थी अब वो प्रधानमंत्री के पास मौजूद है। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करता है और प्रधानमंत्री संसद का मुखिया भी होता है। इसलिए कनाडा के अंदर जो सम्राट है वो नाम मात्र का शासक बनकर रह गया है। कनाडा की संसद में सम्राट, प्रधानमंत्री तथा इसकी मंत्रिपरिषद हाउस ऑफ कॉमन तथा सीनेट शामिल है। अगर हम बात करें जो कनाडा की संसद है हाउस ऑफ कॉमन में सम्राट, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और सीनेट शामिल होती है। कनाडा राज्य का प्रमुख सम्राट होता है। अगर हम देखें कनाडा के अंदर जो राज्य है यानी पूरे कनाडा का जो प्रमुख है वो सम्राट ही होगा। कनाडा के अंदर संपूर्ण कार्य या संपूर्ण जो भी गतिविधियां होंगी वो सम्राट के नाम से ही होगी। सम्राट के कनाडा में नहीं होने पर गवर्नर जनरल उसके अधिकारों का प्रयोग करता है। अगर सपोज कनाडा के अंदर सम्राट अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में संपूर्ण जो अधिकार है सम्राट के, उस अधिकारों का प्रयोग गवर्नर जनरल करता है। और मैंने आपको बताया जैसा कि जो कनाडा के 30वें गवर्नर जनरल है उनका नाम मेरी साइमन है, जो कि 26 जुलाई 2021 को बने थे। सम्राट के अधिकारों का प्रयोग उसके सलाहकारों प्रीवी परिषद के द्वारा किया जाता है और सम्राट के जो अधिकार हैं उसका जो प्रयोग है उसके जो सलाहकार जो माने जाते हैं जैसे कि प्रीवी परिषद और गवर्नर जनरल इनके द्वारा ही सम्राट इनकी सलाह से सारे काम यानी गोपनीय तरीके से, स्वतंत्र रूप से नहीं, गोपनीय तरीके से सारे अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। अब बात करते हैं कनाडा में सम्राट की कार्यवाही शक्तियां। जैसा कि आज भी कनाडा एक डोमिनियन है, ब्रिटिश परंपराओं पर आधारित कनाडा राज्य का सर्वोच्च अधिकार क्राउन के पास है। आपको पता ही है जैसा कि अगर हम कनाडा के सम्राट की बात करें, सारी शक्ति जो सम्राट की है वो क्राउन में होती है। क्राउन जो होता है ना, जो सर बैठते हैं जो उपाधि मिलती है क्राउन, यानी जो गद्दी सम्राट की होती है, जिसके क्राउन मतलब एक तरफ से होता है ताज। ताज तो उसी को मिलेगा जो उस गद्दी पे बैठेगा। तो हम क्राउन को कह सकते हैं कि जितने भी राजा की जो शक्ति है सम्राट की जो क्राउन में है, और क्राउन जिसके सर पे होगा उसे सम्राट की शक्तियां मिल जाएगी। यानी सरकार में समस्त कार्य क्राउन के नाम से किए जाते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया यानी क्राउन जो
उपाधि सम्राट की है, जिसको मिलेगी उसकी जो शक्तियां हैं सम्राट की, संसदीय शासन व्यवस्था की वजह से उन सारी शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री को प्राप्त होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्राउन की सारी शक्तियां सरकार करती है, यानी सरकार मतलब प्रधानमंत्री की जो बनी गई कैबिनेट है उसके द्वारा। सेकंड पॉइंट है, क्राउन अदालती कार्रवाई में शामिल होने के साथ अनेक कर्तव्य एवं जिम्मेदारी वहन कर सकता है। कनाडा में शासन करने वाला सम्राट क्राउन के रहता है। नेक्स्ट है, कनाडा में सम्राट स्थायी रूप से नहीं रहता, अतः एक प्रतिनिधि गवर्नर जनरल क्राउन के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और जो क्राउन है यानी सम्राट जो है वो गवर्नर जनरल को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता है, और ये गवर्नर जनरल इनकी अनुपस्थिति के में काम करता है। कनाडा में राजशाही संपर्क कभी समाप्त नहीं हुआ। अगर हम बात करें कि कनाडा के अंदर हमेशा राजशाही रही है, चाहे वो राजशाही किसी भी तरह से हो, राजशाही जो संपर्क है कभी भी समाप्त नहीं। ब्रिटेन की रानी कनाडा की सम्राट बनी रही है, यानी जो ब्रिटेन की रानी होती है वही रानी कनाडा की भी रानी मानी गई है। कनाडा में राजतंत्र का स्थायी निवास नहीं है। अगर हम बात करें कनाडा का अपना एक जो कहते हैं ना, कनाडा के जो सम्राट है वो अपना पर्टिकुलर नहीं, उनका जो सम्राट है जो ब्रिटेन की रानी है वही यहाँ पर सम्राट बनी रही है। अगर हम बात करें कि कनाडा की जो सम्राट है वर्तमान में चार्ल्स तृतीय है, यानी चार्ल्स थर्ड है यहाँ की सम्राट का नाम है। अतः रानी के द्वारा कनाडा के प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर गवर्नर जनरल को नियुक्त भी किया जाता है। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल का कार्य कनाडा की सरकारी राजतंत्रीय संरचना प्रदान करना है, यानी उनके अनुपस्थिति में गवर्नर जनरल संपूर्ण उनके कार्य अधिकारों का प्रयोग करता है, और यहाँ तक कि गवर्नर जनरल प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करता है, लेकिन नियुक्त उसी व्यक्ति को करेगा जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, उसे निमंत्रण देगा प्रधानमंत्री बनने के लिए गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले स्वरूप नैतिक नेतृत्व का प्रदर्शन करने, कई सेवा संगठनों के संरक्षण के रूप में अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करने और देश में अन्य आयोजन करने की संभावना भी की जाती है, ताकि गवर्नर जनरल अच्छा काम करे और गवर्नर जनरल बहुत सारे संगठनों को बढ़ावा दे और अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए तत्पर रहता है। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल विधायिका की प्रक्रिया में संसद तथा विधानमंडलों के सत्र के उद्घाटन में सिंहासन से भाषण करने की प्रमुख भूमिका निभाता है, और जो भी हमारी संसद यानी गवर्नर जो है, जो विधायिका है यानी संसद है, संसद में जो भी गतिविधियां विधानमंडल में सत्र जो चलता है उसका जो उद्घाटन होता है वो हमारे गवर्नर जनरल के भाषणों से भी होता है। ये भाषण तत्कालीन सरकार द्वारा लिखा जाता है तथा गवर्नर जनरल द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट है, परंपराओं के अनुसार, अगर आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि कनाडा के अंदर अधिकतर बहुत सारी परंपराओं पर आधारित है। परंपराओं के अनुसार गवर्नर जनरल हाउस ऑफ कॉमन में बहुमत वाले दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार को निलंबित करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल, अगर सरकार को भंग करना है तो उस सरकार को भंग करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को है, लेकिन भंग जो उसी स्थिति में करेगा जब किसी सरकार को बहुमत गिर जाता है जिसका। नेक्स्ट है, मंत्रियों को परामर्श देने का गवर्नर जनरल के पास अनौपचारिक अधिकार भी है, वो मंत्रियों को भी परामर्श दे सकता है। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल राज्य के संबंधित विषयों पर वार्ता करने के लिए प्रधानमंत्री से नियमित रूप से बैठक भी करता है, और जो कनाडा की जो राज्य से संबंधित जो विषय है वो प्रधानमंत्री से नियमित रूप से बैठक भी करता रहता है, और उससे राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त करता रहता है और सलाह भी देता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री नीति संबंधित विषयों पर भी उससे सलाह देने का अनुरोध करता है, और ये बहुत सारी जो प्रधानमंत्री नीतियां बना रहा है वो चाहे तो गवर्नर जनरल से सलाह लेने का अनुरोध भी करता है, और वो गवर्नर जनरल से सलाह भी ले सकता है। तो हमने जो बात करी कनाडा में सम्राट की कार्य शक्ति और स्थिति के बारे में, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।